आवाज जा रहा सभी तक? यस हेलो। सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। So good morning everyone. This is Sani Kumar from EC department and Sale Polytechnic. Today is 15th of January 2022 and today I will be teaching you harmonic distortion analyzer and spectrum analyzer. So let's get started with the video. Okay. अगर साफ नहीं दिखेगा तो मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है? होल्ड कीजिए एक मिनट, हम पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर देखे थे। आज हम लोग देखेंगे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर, ठीक है? आज का टॉपिक होगा, आज डेट हो गया आपका 15/1/2022 और टॉपिक होगा हम लोग का हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वेव एनालाइजर, ठीक है? तो जहां बात होती है ना कि आपका, माफ कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका फंडामेंटल्स को मतलब इंडिविजुअली जब हम लोग मेजर करते थे तो उस केस में हम लोग देखते थे कि हम लोग नॉर्मल वेव एनालाइजर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां पर डिस्टॉर्शन का बात हो हर एक कंपोनेंट का, ठीक है ना, हार्मोनिक जो होता है मतलब ऑसिलेशन होता है, उसमें क्या होता है, आपका हर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। उस एक हर एक कंपोनेंट में अगर कोई डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, मतलब कोई टाइप ऑफ नॉइज है या कोई टाइप ऑफ एटेन्यूएशन का दरकार है, उसको मापने के लिए हम लोग हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वेव एनालाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और क्या बोलता है कि इसमें सबसे आसान तरीका क्या है ना, उसमें एक आप हाई पास फिल्टर लगा दो। मतलब हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वेव एनालाइजर जो है उसमें मतलब मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है कि जो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है ना उसको दबाया जाता है, मतलब घटाने की कोशिश करके तब हम लोग जाकर के अपना एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसका वैल्यू को आपने घटाना है। उसका वैल्यू को घटाने के बाद फिर आपने क्या करना है, एक हाई पास फिल्टर। और फिल्टर का क्या काम होता है सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रहता है उसको सेलेक्ट करके बाद बाकी जो अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको रिजेक्ट कर देना। बस यही काम होता है आपका हाई पास फिल्टर का। बस याद रखिएगा उस हाई पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन योर नॉर्मल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर से दोहराएंगे, ये जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है हर एक कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है ना, फॉर द टेस्ट वेव में, टेस्ट बेंच में जो भी आपका वेव होता है उसका हर एक कंपोनेंट का डिस्टॉर्शन को एनालाइज करने के लिए वी यूज हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर। ये बात होगी। अब उसको एनालाइज करने के लिए क्या क्या चाहिए सर, हमें हमें दो कंपोनेंट ही चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। चलिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सभी में होता है, इसमें भी है। और चाहिए आपको एक हाई पास फिल्टर। और हाई पास फिल्टर ऐसा रहना चाहिए जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ज्यादा रहे। उसी को हम कॉपी में लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ठीक है? डिस्टॉर्शन एनालाइजर
measures the total harmonic power, ठीक है ना, टोटल, वही टोटल हार्मोनिक पावर बोलने का मतलब है कि जितना भी ऑसिलेशंस है उसमें जो हर एक कंपोनेंट का डिस्टॉर्शन है उसको मापने के लिए जो हम लोग एनालाइजर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर, ठीक है। टोटल हार्मोनिक पावर present in the test wave is called HDA. HDA मतलब हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर, ठीक है। अब उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट होगा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आपको चाहिए एक सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए। सर एक मिनट रुकेगा आप लोग थोड़ा सा। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द सिंपलेस्ट मेथड फॉर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज, क्या है आपका, आपको एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को दबाना है, मतलब सप्रेस करना है, ठीक है। द सिंपलेस्ट मेथड is to suppress the fundamental frequency by means of a हाई पास फिल्टर। वही जो मैंने बोला था कि हाई पास फिल्टर चाहिए होगा आपको एक, जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए बताइए तो। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। कोई नहीं सुना क्या ध्यान से। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना है, चाहिए सर। बस बस बस, वेरी गुड, उससे ज्यादा होना चाहिए। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ लिटिल above the fundamental frequency, ठीक है। अब इसी में आता है आपका जो आपका हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर है, इसके कुछ कुछ पार्ट्स है, मतलब कुछ कुछ तरीका है जिससे आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका कौन कौन सा तरीका है, इसको लिख देता है शॉर्ट में HDA। सबसे पहला होता है आपका जो टाइप होता है वो होता है रेजोनेंस ब्रिज, ठीक है, रेजोनेंस ब्रिज। एक होता है आपका वेन्स ब्रिज मेथड, वेन्स ब्रिज मेथड। और तीसरा जो होता है आपका वो होता है ब्रिज टी नेटवर्क, ठीक है, ब्रिज टी नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना क्या देखेंगे, रेजोनेंस ब्रिज वाला देखेंगे। चलिए देखते हैं कि रेजोनेंस ब्रिज कैसा होता है आपका। तो रेजोनेंस ब्रिज में कुछ नहीं, जो आपका टेस्ट वेव होगा, यानी कि जिसको आपने मापना है, जिसको आपने मेजर करना है, बस वो रहेगा। उसके साथ आपको एक ब्रिज लगा देना है जो कि अनबैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा, फिर उसको आपने बैलेंस करवा करके
क्या करना है, आपका जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट या फिर माप है उसको हम लोग दिखा देंगे। तो क्या रहेगा, सबसे पहले आपका एक रहेगा ब्रिज बनाना है, ब्रिज सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर रहेगा आपका एक फर्स्ट R1, ठीक है। फिर रहेगा आपका एक R3, ठीक है। फिर रहेगा आपका एक R2, फिर यहाँ पर रहेगा आपका एक कैपेसिटर रहेगा और एक इंडक्टर रहेगा। अब बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, एक मीटर लगा देंगे जिससे हम लोग माप सके, और ये वाला कनेक्टेड रहेगा यहाँ पर, जहां से आप लोग इनपुट देंगे, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी को हमें मापना है, ठीक है। इसका नाम दे देंगे टेस्ट वेव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर कहता क्या है, याद रखिएगा, रेजोनेंस ब्रिज में जब भी हमें मापना है, ये टेस्ट वेव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमेशा हमें फिक्स्ड रखना है। वैल्यू शुड बी फिक्स्ड। क्यों? अगर हम लोग इसका वैल्यू को बार बार चेंज करेंगे ना, तो ये जो हमारा ब्रिज है ना, उसको बार बार क्या होगा, हमें बैलेंस करने की जरूरत होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्रिज को जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, आप अननोन वैल्यूज को नहीं निकाल सकते हो। इसीलिए जो भी हमारा टेस्ट वेव फ्रीक्वेंसी होगा, उसका वैल्यू शुड बी फिक्स्ड इन ऑर्डर टू कीप द ब्रिज बैलेंस। अगर ब्रिज अनबैलेंस्ड हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू अगर आप वेरिएबल लेंगे, तो क्या होगा, बार बार वेरी करेगा, बार बार ब्रिज को बैलेंस कराना पड़ेगा, मतलब बार बार इन सब का वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि टेस्ट वेव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको फिक्स्ड वैल्यू लेना है। सॉरी, यहाँ पर सी लिखाएगा, यहाँ एल लिखाएगा। इसका वैल्यू को फिक्स लेना है, और उसी के हिसाब से आपका जो कैपेसिटर है और जो आपका इंडक्टर है उसका ट्यूनिंग करना है। तो जब ये ट्यून्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये थ्रू आपका हार्मोनिक डिटेक्टर, हार्मोनिक डिटेक्टर का एग्जांपल बताइए तो क्या होता है, देखते हैं किसे किसे याद है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ हार्मोनिक डिटेक्टर, किसे पता है हार्मोनिक डिटेक्टर हम किसको बोलते हैं? कोई मुझे एग्जांपल दीजिए। गुड मॉर्निंग कोई सर। भी किस, हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी आ गए सकलदीप। वीटीवीएम सर, हाँ वीटीवीएम। हाँ, चलिए वीटीवीएम हो सकता है, या फिर आपका माइक्रोफोन। हार्मोनिक डिटेक्टर में आपका वीटीवीएम भी हो सकता है, आपका माइक्रोफोन भी हो सकता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर थर्मोकपल भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, याद रखना। यू कैन यूज ऑल्सो थर्मोकपल, और जिन्होंने एग्जांपल दिया वीटीवीएम्स, उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी, वीटीवीएम का फुल फॉर्म बताइए। तुलसी, अगर आप सुन रहे हो तो मुझे वीटीवीएम का फुल फॉर्म बताइए। तुलसी, अंकित और क्या नाम है, आलम को छोड़ के और किसे पता है वीटीवीएम का फुल फॉर्म बताइए तो मुझे थोड़ा सा। वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। ओके, वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। चलिए ठीक है, वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर होता है। वेरी गुड। अब क्या है, हम लोग देखेंगे कि इसका थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग तो ऐसे मैंने बता ही दिया आप लोग को, इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो बोलता क्या है, जो ब्रिज दिखाया गया है, ठीक है ना, जो ब्रिज दिखाया गया है उसको आपने बैलेंस्ड फ्रीक्वेंसी देना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर इसको आपने बिगाड़ा तो इसमें भी बिगाड़ना पड़ जाएगा। तो इसीलिए बोलता क्या है, इसका वैल्यू को फिक्स रखिए ताकि इसको उसी हिसाब से आप ट्यून कर पाओ, ठीक है ना। इसको बोला जाता है ट्यून्ड टू द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ट्यून टू द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसके कारण से ये क्या होगा, ब्रिज जैसे ही क्या होगा, जब अनबैलेंस्ड होगा तो क्या होगा,
यहाँ पर अनबैलेंस करेंगे तो क्या होगा, तो जो उसका हार्मोनिक है, ठीक है ना, वो क्या होगा, हमारा आउटपुट में दिखने लगेगा अगर अनबैलेंस करेंगे। और जब आउटपुट में दिख गया, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस आउटपुट को मेजर कर लेंगे थ्रू आवर हार्मोनिक डिटेक्टर। पहले क्या करना है, बैलेंस ले जाना है। बैलेंस ले जाने के बाद फिर क्या करेंगे, वैसा अनबैलेंस सिचुएशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्मोनिक्स को आप थोड़ा मोड़ा इधर उधर करोगे, तो जैसे आप इधर उधर मतलब हार्मोनिक्स में डिस्टर्बेंस आया, डिस्टर्बेंस से क्या होगा, हार्मोनिक पावर आपका आउटपुट में अवेलेबल हो जाएगा, और जिससे हम लोग अपना हार्मोनिक डिटेक्टर से हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है और जो हमारा वहां पर डिस्टॉर्शन हुआ है, डिस्टॉर्शन को तो एनालाइज करना है। जब तक हार्मोनिक में आपका ऑसिलेशन में आपका कोई भी टाइप का डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, या फिर मतलब कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, तो हम उसको फिर माप नहीं सकते हैं। तो वही चेंज जब आएगा तो थ्रू द हेल्प ऑफ आपका जो है हार्मोनिक डिटेक्टर वहां पर हो जाएगा। और याद रखिएगा, बोलता क्या है, जो आपका एल है मतलब इंडक्टर है, और जो आपका कैपेसिटर है, इंडक्टर है और जो आपका कैपेसिटर है, वो क्या होगा, आपका फिक्स्ड कंपोनेंट उसको बोलते हैं, ठीक है ना। दोज आर नोन एज फिक्स्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये बात थी आपका रेजोनेंस ब्रिज के लिए। इसका जो कहानी है थोड़ा थोड़ा लिख लाख के हम आप लोग को दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरा हम लोग वेन्स ब्रिज मेथड पे। चलिए देखते हैं वेन्स ब्रिज मेथड कैसा दिखता है, उसका डायग्राम क्या है। उसमें सबसे पहले क्या रहेगा, आपका इनपुट में क्या रहेगा बताइए, टेस्ट वेव रहेगा जिसे आपने मेजर करना है। यहाँ पर टेस्ट वेव दे दिए, लिख देते हैं टेस्ट वेव फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। फिर यहाँ पर आ गया आपका एक कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के बाद आपने देना है 2 रजिस्टर, एक रजिस्टर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। फिर उसी के साथ वही सीरीज में चला जाएगा आपका एक कैपेसिटर यहाँ पर, और ये आया है यहाँ से इनपुट, ठीक है। इसका नाम दे दो आप आर, जो भी आपको नाम लेना है उस हिसाब से, ठीक है। एक्स, अभी एक्स वाई लिख देते हैं, चलिए एक्स वाई लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ से एक पावर सप्लाई जाएगा, इसका नाम हम लोग दे देंगे वीसीसी, ठीक है ना, मतलब प्लस वीसीसी आपका यहाँ से जाएगा। फिर एक आप क्या करोगे, आपने फिर से लगा देना है एक रजिस्टर, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर के बाद हमारा एक और रजिस्टर लगा रहेगा, और वो हमारा कनेक्टेड रहेगा इसी के साथ, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है उसको आपने ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये एक तरीके से देखोगे ना, ये जो वेन्स ब्रिज मेथड आप देख रहे हो, ये एक टाइप का आपको क्या बोलते हैं, जो ट्रांजिस्टर वाला डायग्राम होता है कॉमन एमिटर टाइप से, मतलब दिस इज नॉट कॉमन एमिटर, लेकिन कॉमन एमिटर में जैसा होता है, ठीक है ना, जब हम लोग उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाते हैं तो देखोगे यहाँ पर आरसी रहता है, यहाँ पर आरई रहता है, और यहाँ पर आपका क्या रहता है, R1 R2 रहता है ना। तो उसी तरह से, और यहाँ देखो एक रजिस्टर लगा हुआ है। जब कास्केडेड एम्पलीफायर आप लोग बनाओगे, तो अगर कास्केडेड एम्पलीफायर का डायग्राम आपको याद रहेगा तो वेन्स ब्रिज भी आपको आराम से बन जाएगा। फिर यहाँ से आउटपुट जाएगा, एक लगाओगे आप उसको कैपेसिटर, वो कैपेसिटर कनेक्टेड होगा एक रजिस्टर से, और वो रजिस्टर कनेक्टेड होगा आपका एक वेरिएबल कैपेसिटर से। फिर वेरिएबल कैपेसिटर से हो करके, ठीक है, यहां से भी एक आउटपुट लेंगे जो कि जाएगा आपका फिर से एक कैपेसिटर, वो कैपेसिटर डायरेक्टेड कनेक्टेड होगा पैरेलली इससे आपका C2 रहेगा, जो कि वेरिएबल कैपेसिटर रहेगा। ये रहेगा C1, इसका नाम दे दो C2, ये रहेगा R1, ये रहेगा आपका R3, इसका नाम रहेगा R4, ठीक है। और
यहां से आपका फुल एंड फाइनल एक और ट्रांजिस्टर आपने लगा देना है, दैट विल बी योर R2, और ये रहेगा आपका आउटपुट जंक्शन जहां से आपका हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है जो कि आपने एनालाइज करना है। तो याद रखिएगा हम लोग क्या सीखे हैं कि हमारा कोई भी ब्रिज नेटवर्क होता है उसे हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस्ड करना पड़ता है। जब तक आप उसको बैलेंस नहीं करोगे तब तक क्या होगा, हमारा जो भी वैल्यू है, जो भी डेटा है, हमें नहीं मिल पाएगा। तो बोलता क्या है, फॉर वेन्स ब्रिज to be balanced, उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस होता है। वो क्या क्या कंडीशंस होता है, जो C1 है वो C2 है, वो कभी C1 विल बी इक्वल टू C2 और उसका वैल्यू होगा एक अदर टर्म जो भी कि हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, जो हमारा R1 है दैट विल बी इक्वल टू R2। अब देख लेना R1 R2 कहाँ है आपका, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, इसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए। और जो आपका R3 है, जो R3 है उसका वैल्यू शुड बी ट्वाइस ऑफ R4। यानी कि जो ये R4 आप देख रहे हो, ये रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, यानी कि अगर R4 का वैल्यू आप 8 किलो ओम ले रहे हो तो R3 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 16 किलो ओम। हाँ 16 होना चाहिए, 8 है, उससे हमेशा 2 गुना रहना चाहिए। याद रखिएगा, ये चीज ध्यान रखना कि ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा वेन्स ब्रिज के लिए, तब तक आप क्या होगा, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप भी याद रखना, ठीक है। फिर क्या बोलता है, एक चीज छूट गया, यहां पर C1 C2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन जो C2 होगा वो आपका C के बराबर होगा। ये चीज हम थोड़ा सा गलत बता दिए, माफ कीजिएगा, तो याद रखिएगा इसको। C1 C2 का वैल्यू बराबर नहीं होगा, लेकिन जो ये नॉर्मल C है, ये इसका वैल्यू शुड बी इक्वल टू C2। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, C1 का वैल्यू अगर है 5 पिकोफैराड, ठीक है, C1 का वैल्यू हम दे दिए 5 पिकोफैराड दे दिए। फिर जो हमारा C2 हो गया उसका हो गया 10 पिकोफैराड। तो क्या नाम है, तुलसी, C का वैल्यू कितना होगा बताइए तो। अगर C2 का वैल्यू 10 पिकोफैराड है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C, तुलसी मुझे बताइए। सी का वैल्यू सर, हाँ C का वैल्यू बताइए। सर 15 सर। 15 कैसे होगा, जोड़ थोड़ी करना है, यहाँ देखो तो क्या जोड़ करना है क्या, कितना होगा कौन बताएगा मुझे, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ C। 5 पिकोफैराड सर। 10 होगा ना, सॉरी अपना देखिए 10 होगा। हम यहाँ क्या लिखे हैं, देखिए बैलेंस ब्रिज कंडीशन हम क्या लिखे हैं, C1 C2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन जो C होगा दैट विल बी इक्वल टू योर C2, यानी कि C का वैल्यू होगा आपका 10 पिकोफैराड, ठीक है। फिर उसी तरह, हाँ ठीक है, ओके, सॉरी बोलने का कोई जरूरत नहीं है, गलती हुआ है थोड़ी हुआ है, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा इधर उधर समझने में। तो R1 और R2 का बराबर जो भी वैल्यू होगा हम लोग लेते हैं फॉर अ वेन्स ब्रिज 10 किलो ओम लेते हैं, ठीक है। और हमारा R4 हो गया मान लो, ठीक है ना, R4 का वैल्यू है तो हमने बताया था 8 किलो ओम, तो R3 का वैल्यू हमारा हो जाएगा सर कितना, 16 किलो ओम, ये हो जाएगा। अब होता है इसमें एनर्जी डिसिपेशन होता है, जो भी आपका वेन्स ब्रिज है। वीडियो ठीक दिख रहा है आप लोगों की, ज्यादा धूप आ रहा है। यस सर, अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए ठीक है सर। तो थोड़ा सा इसका क्या बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल वो बता देते हैं, जान लीजिए। तो बोलता क्या है,
ब्रिज को आपने क्या करना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपका टेस्ट वेव फ्रीक्वेंसी है, टेस्ट वेव फ्रीक्वेंसी से जो आपका फ्रीक्वेंसी घुसेगा उसके लिए हमें ब्रिज को क्या करना होगा, बैलेंस्ड बनाना होगा। और बैलेंस्ड बनाने के लिए हम आपको सारा कंडीशन पहले ही बता चुके हैं। फिर क्या बोलता है, जैसे ही ये बैलेंस्ड हो जाएगा उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कुछ एनर्जी डिसिपेट होगा, ठीक है, एनर्जी डिसिपेट होगा, और वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वही जो डिसिपेटेड हुआ है वही पहुंचेगा आपका कहां पर, आउटपुट टर्मिनल्स पे। और आउटपुट टर्मिनल्स पे हमारा क्या लगा हुआ है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मीटर लगा होगा, यानी कि कई VTVM लगा के रखे होंगे या फिर और भी कुछ लगा के रखे होंगे, ठीक है, कोई भी मीटर लगाकर यहाँ पर रखा होगा। उससे क्या होगा, हमारा मेजरमेंट हो जाएगा और ये काम करने लगेगा। वेन्स ब्रिज भी बस वही काम करता है, ब्रिज को बैलेंस बनाओ, ब्रिज बैलेंस हुआ तो इसका जो वैल्यू होगा वो जाकर के आपका हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में जो एनर्जी ये डिसिपेट करेगा। मतलब जब आप सर्किट को किसी को भी चालू करते हो, हल्का सा हीट देता है, तो वही जो हीट इससे जनरेट हुआ है दैट इज मेजर्ड बाय द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर प्रेजेंट एट द आउटपुट एंड। ये हुआ वेन्स ब्रिज मेथड। और जो लास्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज टी नेटवर्क, ठीक है, वो ब्रिज टी नेटवर्क है। उस हिसाब से फिर इसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा आपका स्पेक्ट्रम एनालाइजर। ब्रिज टी नेटवर्क कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ क्या रहेगा, आपका 2 कैपेसिटर और एक आपका इंडक्टर लगा रहेगा। वो सबसे आसान डायग्राम है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ब्रिज टी नेटवर्क में भी क्या होगा आपका, देखो उसको टी बोलने का मतलब क्या है, ये जो आप देख रहे हो टी टाइप का दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग ब्रिज टी नेटवर्क बोलते हैं। ब्रिज टी नेटवर्क में क्या क्या प्रेजेंट है, एक आपका टेस्ट वेव फ्रीक्वेंसी तो होगा ही, जो कि हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, वो तो प्रेजेंट होगा ही सर। उसके साथ क्या होगा, आपका एक क्या लगा रहेगा, इंडक्टर लगा रहेगा। इंडक्टर के साथ 2 कैपेसिटर यहाँ पर क्या है, पैरेलली, मतलब सीरीज कैपेसिटर आपका इंडक्टर के साथ पैरेलली लगा हुआ, और उसी के साथ एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है। और हम लोग जानते हैं टेस्ट वेव फ्रीक्वेंसी से जो भी आपका डिस्टॉर्शन, ये भी क्या होगा, आपका फिक्स्ड वैल्यू होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगा। फिर आपका इस सर्किट के थ्रू पास करवाएंगे, पास करवाने के बाद जो भी फिल्ट्रेशन क्या मतलब कि ये तो क्या करता है, जो भी आपका ब्रिज नेटवर्क हो, चाहे हम लोग टी नेटवर्क की बात करें, चाहे हमारे वेन्स ब्रिज की बात करें, माफ कीजिएगा, चाहे हम लोग हमारे रेजोनेंस के बात करें, सब में जो भी आपका ब्रिज नेटवर्क है उसका काम क्या होता है बताइए तो। जो बीच में हम लोग नेटवर्क लगाए हैं उसका मेन काम क्या होता है, किसी को पता है? सिर्फ और सिर्फ वो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है और उसको आउटपुट तक पहुंचाता है। बाद बाकी जितना भी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी रहता है उसको वो रिजेक्ट कर देता है, और कोई भी इसका एक्स्ट्रा काम नहीं रहता है। क्लियर है? तो ब्रिज टी नेटवर्क का ये तो हो गया आपका सर्किट डायग्राम।
जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, मतलब ये जिस किट में लगा रहता है वो किस तरीके से दिखता है, एक स्विच के द्वारा इसको जोड़ा रहता है। कैसे, देखिए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बहुत सारा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो हम बताए नहीं, ठीक है, ये सिर्फ हम आपको सर्किट बता दिए। अब ये पूरा एक फुल जो टेस्ट बेंच होता है जहां पर एक फ्रीक्वेंसी का आप माप लेते हो, उसमें ये कैसा दिखता है, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले रहेगा आपका टेस्ट वेव, ठीक है, टेस्ट वेव के बाद रहेगा आपका एक एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के बाद आपका रहेगा एक एटेन्यूएटर, ठीक है, और उस एटेन्यूएटर के बाद आपका लगा रहेगा ये वाला जो सर्किट है, ये लगा रहेगा। तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम नाम दे रहे हैं आपका ब्रिज टी नेटवर्क, ब्रिज टी नेटवर्क, और यहां चला जाएगा आपका ये हमारा मीटर में। बस फर्क क्या रहेगा सर, जो हमारा एम्पलीफायर है ना, वहां से एक रहेगा स्विच बना रहे, ठीक है, मतलब ये स्विच इसलिए दिया रहता है ताकि ये बिना एक टाइम जरूरत पड़े कि बिना फंडामेंटल एटेन्यूएटर एटेन्यूएशन किए हुए या फिर ब्रिज नेटवर्क का मदद लिए हुए, मतलब जब ये बी से कनेक्टेड रहेगा ना स्विच, उस समय ब्रिज टी नेटवर्क का मदद ना लेकर के डायरेक्ट इधर से ही आपका पार हो जाएगा। लेकिन जब आपका ए से कनेक्टेड रहेगा, पोर्ट ए से कनेक्टेड रहेगा, उस केस में क्या होगा, ब्रिज टी नेटवर्क आपका एक्शन में आ जाएगा। बस उसका स्थिति को बदलने के लिए कि क्या ब्रिज टी नेटवर्क इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए स्विच विल बी कनेक्टेड टू द ए पोर्ट, और क्या बी से कनेक्ट करना है, दैट टाइम इट विल बी कनेक्टेड टू योर बी पोर्ट। बस, और कुछ काम इसका नहीं होता है। तो आज का कहानी बस इतना ही था। स्पेक्ट्रम में टाइम नहीं है, नहीं तो फिर स्पेक्ट्रम बताते बताते, अच्छा चलिए जितना बचा हुआ उतना बता ही देते हैं, स्पेक्ट्रम भी क्या काम करता है, ठीक है, उसके बाद आपका खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, थोड़ा सा से ब्रीफ आइडिया आप लोग को दे दे रहे हैं, देख लो, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम से आप क्या समझ रहे हो मुझे बताओ तो, स्पेक्ट्रम का भी सुने आप लोग, हैव यू गाइस एवर हर्ड अबाउट स्पेक्ट्रम? Yes, sir. Dispersion of light. हाँ, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट में स्पेक्ट्रम सुने हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम एनालाइजेशन उस टाइम करते हैं जब हम लोग को सिग्नल को थ्रू ऑसिलोस्कोप देखने का काम रहता है, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर के लिए हम लोग ये क्या इस्तेमाल करेंगे सर, ऑसिलोस्कोप या इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारा एनालिसिस होता है ना, वो दो पार्ट में होता है। दो पार्ट में कैसे होता है सर, एक बार होगा आपका वाई एक्सिस में लेकर के, तो जब वाई एक्सिस में हम लोग मेजरमेंट करेंगे, मतलब हमारे ऑसिलोस्कोप में, उस केस में हमारा जो टेस्ट सिग्नल रहेगा उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस सिग्नल, अटेंडेंस ले लीजिएगा अलग, ठीक है, फिर बोलना ना पड़े। वाई एक्सिस में सिग्नल का मेजरमेंट करेंगे, और जब हम लोग एक्स एक्सिस में मेजर करेंगे तब हमारा हो जाएगा, यानी कि टाइम डोमेन में जब हम लोग करेंगे उस समय हमारा फंडामेंटल सिग्नल को इस्तेमाल करेंगे। एक टाइम पे सिग्नल फॉर एक्सिस वाई एक्सिस के लिए, और जब हमें टाइम डोमेन में फंडामेंटल का मेजरमेंट करना होगा उस समय हम लोग एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे। तो यही बोलता है स्पेक्ट्रम एनालाइजर कि द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ऑब्जर्विंग सिग्नल्स इज टू डिस्प्ले देम ऑन ऑसिलोस्कोप। मतलब सबसे जो कॉमन तरीका होता है किसी भी सिग्नल को ऑब्जर्व करने का, वो होता है कैसे सर, कि उसको आप ऑसिलोस्कोप पर देख लो। और ऑसिलोस्कोप पे कैसे देखो, एक को देखोगे आप वाई एक्सिस में और एक को देखोगे आप एक्स एक्सिस में, यही लिख देते हैं, द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ऑब्जर्विंग signals
इज टू, अब खत्म हो जाएगा 1-2 मिनट बाद, इसलिए ये वाला बता दे रहे, फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे इसको फिर से स्टार्टिंग से कराएंगे, ठीक है। डिस्प्ले देम ऑन oscilloscope with time as x एक्सिस, ठीक है। तो इसमें जो x एक्सिस का बात हुआ, x एक्सिस में आपका टाइम डोमेन वाला फ्रीक्वेंसी रहेगा, y एक्सिस में आपका सिग्नल रहेगा। इसका जो बनावट होता है ना, इसमें फिल्टर बैंक बोलते हैं, मतलब फिल्टर बैंक से ये बना होता है। फिल्टर बैंक क्या होता है सर, कि इसमें पैरेलली, मतलब ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके टोटल 32 फिल्टर हम लोग लगाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अ टोटल ऑफ 32 फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर द स्पेक्ट्रम एनालिसिस ऑफ अ सिग्नल। और इसका जो इंटरमीडिएटरी फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि हम लोग IF भी जिसको बोलते हैं, उसका वैल्यू जा सकता है आपका, याद रखना, 2 से लेकर के 10 गीगा हर्ट्ज तक, ठीक है। ये चीज याद रखना। क्या क्या हम बताएं कि जो आपका स्पेक्ट्रम एनालाइजर होता है वो